हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा चयन इंडियन नेवी के कैप्टन पद में हो गया मेरे दोस्तों। और इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और एक दिन ज़रूर हम लोग एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आइए स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का एनसीईआरटी से ज्योग्राफी बुक में चैप्टर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन। स्टूडेंट, आप लोग को मैंने अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं भी एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र हूँ। मैं कोई एक बड़ा टीचर नहीं हूँ, तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा। और उसमें भी मिस्टेक बाई चांस अगर किसी वर्ड का होता है तो देखिए दोस्त, मैं आपको स्क्रीन से पढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा स्क्रीन को दिखने में कुछ देर के बाद हमारी आंखें प्रॉब्लम करने लगती हैं, जिसके कारण कोई वर्ड गलत पढ़ा जाता है। तो उतना दिल से ना लें। और चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। अपनी कमज़ोरियों को किस खूबसूरती से ढक लेते हैं लोग, अपनी कमज़ोरियों को किस खूबसूरती से ढक लेते हैं लोग। कुछ बुरा हो जाए तो खुद को दोष देते हैं लोग। तेरे बाद मुझे किसी से प्यार न मिला, तेरे बाद मुझे किसी से प्यार न मिला, तेरे बाद मेरे प्यार का कोई हकदार न मिला। कितना प्यारी शायरी है। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव संसाधन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चलिए स्टूडेंट, तो आ गया हूँ मैं ऑन द स्क्रीन अपने बुक के चैप्टर को लेकर मानव संसाधन। देख लीजिए, सबसे पहला हम लोगों का क्यूआर कोड दिया है जो कि 0859CS06 लिखा है। अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट, जो मुझे पॉइंट मिलेगा मैं भी नोट करूंगा और आप लोग से भी आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें लिखने लायक मिला हुआ है, नोट डाउन करने लायक, कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है जिसका निर्माण हुआ था 1985 में। अब मेरे दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज कर लूँगा और आप लोग लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा हम लोग का है, क्या आप जानते हैं, इसमें भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVI को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अजरक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार और योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। यानी स्टूडेंट, जो PKVI भी है, इसके अंतर्गत लोगों को क्या किया जाता है कि एक कर सकते हैं प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग अपना रोजगार कर सके या फिर मतलब रोजगार में आ सकें, बेरोजगार न रहें। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है कि जो मानव है हमारा सबसे बड़ा संसाधन है। प्रकृति की देन है, केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का मतलब देख लीजिए कि संसाधन कहते किसको हैं, तो वह जिससे कि हम लोगों के जीवन में उपयोग होता है। उसी तरीके से जब तक हम लोग किसी वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। यही देख लो स्टूडेंट, जिसको जिस चीज़ के संसाधन की आवश्यकता है, जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए संसाधन हो जाएगा। अब देखिए, एक जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक ठेला वाला है तो ठेले वाले के लिए क्या, एक ठेला ही उसका संसाधन है। अब उसकी स्कॉर्पियो और कार वगैरह संसाधन नहीं है। हाँ, जिसके पास वो है तो उसके लिए वो संसाधन है। ठीक है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे है कि जो जिसका संसाधन है वो मतलब उसकी आयु पर भी, उसके उम्र पर भी, उसके लंबाई पर भी डिपेंड करता है। ऐसा बात नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए जो संसाधन होगा छोटा होगा, बड़े लोगों के लिए संसाधन जो होगा बड़ा होगा। जैसे हम लोग आप लोग क्या सोचेंगे कि अब एक IAS IPS बनकर अच्छा से मतलब कह सकते हैं कि देश की सेवा करें, ये सोचेंगे। छोटा बच्चा सोचेगा मेरे पास फुटबॉल रहता मैं खेलता, ऐसे वगैरह वगैरह।
मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? देखिए एक लड़की है, छात्रा ये कह सकते हैं कि कह रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, और मैडम है जो वो कह रही हैं कि आपके विचार में विश्व में कुल कितने लोग हैं? मेरे गांव में 1000 लोग हैं। एक और बालक बोलता है, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट, ये मेरा आपसे भी प्रश्न रहेगा कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स मेरा ओपन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं जनसंख्या के वितरण पे। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों से देख लीजिए, एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, ओसेनिया या फिर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। चित्र 6.1 महाद्वीप के अनुसार विश्व जनसंख्या, इसका ध्यान नहीं देंगे चित्र का, इसलिए मैंने इतना फास्ट पढ़ाया है, नहीं तो स्लो पढ़ाऊंगा। जनसंख्या के वितरण पे आ जाते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप किसे कहते हैं? विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। ये बात हुई है, देखो स्टूडेंट, पृथ्वी की। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चार चौथाई में 3 चौथाई पानी है, 1 चौथाई पे लोग रहते हैं, तो उसी की बात किया हुआ है कि उसी पे क्या है, 90% से अधिक लोग हैं विश्व में। सॉरी स्टूडेंट, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे देख लो, राजस्थान में जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या कम है। उत्तर प्रदेश में जितना बड़ी क्षेत्रफल है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या अधिक है। तो यही होता है, जहाँ जमीन ज़्यादा है, जहाँ एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर जनसंख्या कम, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर एरिया कम। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3 चौथाई लोग दो महादेशों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पे अधिक लोगों की बात किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे अधिक लोग रहते हैं। देख लीजिए, जनसंख्या मिलियन में है, 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600। इधर देश का नाम दिया है चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। एक स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भारत सेकंड नंबर पे नहीं बल्कि फर्स्ट नंबर पे आ गया है, चीन से पहले हो गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2023 पॉपुलेशन कह सकते हैं आंकड़े के अनुसार ये अभी पहले नंबर पे चल रहा है। चित्र 6.2 विश्व की घनी आबादी वाले देश से विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इस देश को चिन्हित करें। अब इसको देख लीजिए, मैप पे भी हमें चिन्हित करना है, कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी करने का कोशिश करूंगा। स्रोत भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े, भारत श्रृंखला 1 पेपर 1 2011। क्रियाकलाप में है, चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%, ये आप लोग को खोजना है। अब आ जाओ स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? स्टूडेंट, ये तो शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में पर व्यक्ति के हिसाब से किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व किसको कहा जाता है? तो जनसंख्या का घनत्व उसे कहा जाता है जो कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जब अब आगे आते हैं, देख लीजिए, 2 बच्चों की बातें हो रही हैं, इनको भी देख लेते हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यह विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे जनसंख्या, जहाँ पे एरिया ज़्यादा रहेगा
वहाँ पे जनसंख्या कम दिखाई पड़ती है। जैसे अभी बात किया है, देखिए क्लास जो होता है, क्लास का एक एरिया बाउंडेड रहता है, नहीं इतना दूर में रहेगा और इतने बच्चे बैठेंगे। लेकिन जो सभा भवन है, सभा भवन का एरिया उतने के लिए बाउंडेड नहीं है, उसमें लगभग 1000 बच्चे आ सकते हैं, 800 बच्चे आ सकते हैं। तो देखिए उसमें कम बच्चे दिखेंगे, क्योंकि सभा भवन का आकार या फिर क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं, तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। अब आ जाओ स्टूडेंट, क्रियाकलाप 6.2 को देखें एवं पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में है और संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। अब आ जाइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारी जनसंख्या को कह सकते हैं कि प्रभावित करते हैं वितरण करने में। ठीक है, भौगोलिक कारक है। तो भौगोलिक कारक में क्या होता है, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वत और पठार की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो गंगा के मैदान विश्व में के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जलवायु। जलवायु से क्या है, तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु से अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बसते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिखाया गया कि आखिर लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं रहते हैं, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, कहाँ पे कम जनसंख्या रहेगी। तो बात होती है गंगा मैदान में, तो वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ होती है, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो भी मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि पसंद करते हैं रहना, क्योंकि कोई भी जहाँ पे भोजन मिले उन्हें क्षेत्र से वहीं पे पसंद करेंगे। ठीक है, जलवायु में भी जहाँ पे जलवायु ज़्यादा होती होगी वहाँ पे लोग कम रहेंगे। मृदा की बात अगर होती है तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि गंगा नदी के आसपास में बहुत कह सकते हैं कि घनी आबादी है। बात होती है जल की, तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। अलवणीय कहने का मतलब स्टूडेंट देख लो, जिसमें कि नमक की मात्रा न हो। जैसे नहीं होता है कि पानी कुछ नमकीन हो जाता है तो वहाँ पे लोग रहना, निवास करना नहीं चाहेंगे। कारण है कि पीने के लिए पानी उन्हें अच्छा चाहिए ना, कि नमक होना चाहिए, अच्छा चाहिए। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि जो विश्व की नदी घाटियाँ हैं वो बसे क्षेत्र हैं, जबकि कुछ जो मरुस्थल है वो विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरो की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए जहाँ पे एक और चीज़ होता है स्टूडेंट, जहाँ पे हमें रोज़गार मिलेगी, जहाँ पे हमें मतलब अच्छा थोड़ा दिखेगा कि नहीं ये वाला अच्छा ढंग से है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे कि निवास कर जाएंगे। अब देखिए निवास करते क्यों है, तो निवास किया जाता है बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी में मुझे जॉब मिल रहा हो तब, या फिर कह सकते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये सब बातें रहती है। आगे चला जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब देख लेते हैं ये सब क्या होते हैं। कोई एक मतलब मानने के लिए या तो सामाजिक मान लीजिए, या फिर संस्कृति मान लीजिए, या फिर आर्थिक मान लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि तीनों मानिए, क्योंकि तीनों दे रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हम भी नोट डाउन कर लें। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बहुत बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। अब देख लीजिए आर्थिक कारक क्या है, मीन्स यहाँ पे है कि जहाँ पे रोजगार लोगों को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगी वहाँ पे भीड़ रहेगी। अभी तो मैंने बात किया ना कि या तो रोजगार अच्छा रहना चाहिए, या फिर उनको बेहतर शिक्षा मिले, या फिर उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, तो वहीं पर लोग ज़्यादातर जाएंगे। अगला हमारा है सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति की महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो सांस्कृतिक कारक हैं, जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे भी लोग अधिक अट्रैक्टिव होते हैं, अधिक जाते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं स्टूडेंट, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूजा पाठ से हट जाइए, क्योंकि ये मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप लोग भगवान को ना माने, बट ये एक और चीज़ कहता हूँ मैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ज़्यादातर, वही लोग हमारे कह सकते हैं कि धर्म को रिलेशन बनाते हैं। यानी उनसे अगर पूछ दीजिए ना
ना अभी कोई सवाल तो कहेंगे इससे मेरा क्या मतलब है, न्यूटन का कोई भी लॉ पूछ दीजिए कहेंगे मुझे नहीं पता है। और वो लोग क्या करेंगे कि धर्म पे बड़ा बड़ा लेक्चर देते रहेंगे। तो आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ कि अभी, और ये हमारा तो होता भी है कि जब एक अधिकारी बनेंगे तो आप ना ही किसी धर्म को ज़्यादा गिने या फिर ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को गिने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक कारक क्या होते हैं? तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे होते हैं, उदाहरण के लिए पुणे। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ मुझे कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देख लीजिए शब्दावली है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? तो यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें कि औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की क्या की जा सकती है? जिंदा रहने की आशा की जा सकती है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी जनसंख्या परिवर्तन किसको कहते हैं? तो एक निश्चित अवधि का मतलब होता है समय के दौरान जो संख्या में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यानी जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो स्थिर नहीं है, वो चलती रह रही है, एक के बाद एक ऐसे चल रहा है, कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है कि क्यों ऐसे वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुए हैं। मानव इतिहास के लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। यानी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है 1800 ईस्वी की, उस समय जब बच्चे जन्म लेते थे तो जन्म तो एक साथ बहुत सारे लेते थे, लेकिन उनकी उसमें मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। अब ऐसा बच्चे क्यों मरते थे? तो क्योंकि वहाँ पे उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। अब बताइए जब वहाँ पे चिकित्सालय न हो, मतलब हॉस्पिटल वगैरह ना हो, तो डेथ ही कर जाएगा ना किसी की तबीयत खराब हो तो यही बात है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। यानी जो किसान थे, अगर उन मान लीजिए किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो किसान है, उसके घर में तो पहले तो ज़्यादा अनाज होता नहीं था, तो अगर वो लोग उसको अच्छे से खिला पिला नहीं पाया तो भी मर जाता था। ये भी कारण थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई थी। इसी के कारण वहाँ पे क्या हुआ था, जनसंख्या में कमी हुई थी। लेकिन सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुँच गई। अब देखिए धीरे धीरे जनसंख्या में विकास होने लगा। 1804 में 150 करोड़ हो गई, सॉरी 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई, और अगर बात करें 1959 में तो ये 3 अरब हो गई। जनसंख्या विस्फोट, अब देखिए इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब यदि जनसंख्या एक बाइक इंक्रीज हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपसे अगर कोई ये पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट किसको कहा जाता है, तो ये कहिएगा कि अगर एक ही बार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। देख लीजिए उस समय क्या था स्टूडेंट कि जब बच्चे जन्म लेते थे तो वो जल्दी ही क्या होते थे, मर जाते थे। अब किसी कारण मर जाते होंगे, अब ये नहीं कहेंगे ना, आप लोग भी सोच सकते हैं कि आखिर किन कारणों से मर जाते होंगे। हो सकता है कि उन्हें टाइम से खाना ना मिलता हो, मतलब जो भी हो, दूध ना मिलता हो, पोषण तत्व ना मिलता हो, आखिर कुछ तो कुछ बात रही होगी, तभी तो आखिर मरते हैं ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोग के आने जाने को प्रवास कहते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, जन्मों को साधारण से लेकर प्रवास तक। ठीक है, अभी जस्ट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ये हमारा नेचुरल है। देखिए जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा नहीं, मरेगा एक ना एक दिन, कभी ना कभी तो मरेगा ही जरूर। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट। ये देख लीजिए चित्र 6.3 विश्व जनसंख्या वृद्धि। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है 500 ईस्वी से, देख लीजिए एक ही बार में कहाँ पे बढ़कर आ जाता है, ये यहाँ पे पहुँच गया 8525 पे। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, जब हाई स्पीड से बढ़ती है जनसंख्या तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण प्रकृति वृद्धि दर
का तीव्रता से बढ़ना भी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो जनसंख्या हमारा बढ़ रही है उसमें प्राकृतिक देन भी है। अब देख लीजिए यहाँ पे चित्र देख लेते हैं पहले, चित्र 6.4 जो कि जनसंख्या का संतुलन है। जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर घट गया, सॉरी मृत्यु दर ये जन्म दर बढ़ा और मृत्यु दर घट गया, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब जनसंख्या स्थिरता क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। यानी देख लीजिए स्टूडेंट, अगर 3 बच्चों का जन्म होता है और 3 बूढ़े मर जाते हैं तो हमारी जनसंख्या संतुलित है। और अगर मान लीजिए कि 5 बच्चों का जन्म होता है, 2 बूढ़े मरते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या असंतुलित है। ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर की अधिक होना, जनसंख्या का कम होना। अगर देख लीजिए यदि मृत्यु अधिक होने लगेगी और जनसंख्या जन्म दर कम होने लगेगा, तब आखिर क्या होगा, तो वहाँ पे जनसंख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रवास। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच, एक देश में या फिर अथवा दूसरे देशों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो कि देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना कि उत्प्रवासी किसको कहते हैं और अप्रवासी किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास दर संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। ठीक है, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। अब देख लो स्टूडेंट, यही बात मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि अगर मतलब मान लीजिए मुझे गांव में देख रहा हूँ कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, जैसे मतलब सपोज दैट अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ये बात मत मान लीजिएगा, लेकिन एक मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे हैं जिन्हें कि मतलब अच्छी शिक्षा मैं देख रहा हूँ कि गाँव में नहीं मिल पा रही है, तो उनको लेकर मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, शहर में चला जाऊँगा। अब वहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेहतर शिक्षा के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है किसी का तबीयत खराब है, तब पर भी लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं ताकि वहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे इलाज करा सके, शायद उनसे क्या होंगे कि ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो शब्दावली में दिया है कि अप्रवास किसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है, मीन्स अभी हमने कहा भी था कि स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, वक्त है, नोट डाउन कर लो। नहीं तो फिर यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आपने रटा कितना है, यूपीएससी ये देखता है, बीपीएससी ये देखता है कि आपने समझा कितना है। ठीक है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको अप्रवास कहते हैं। और जब एक देश को छोड़ता है, जैसे देख लीजिए मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, भारत को छोड़कर अमेरिका जा रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए उत्प्रवास होगा। और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्सनली रहने के लिए आ गया नए देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिका में अब जा रहा है, तो वो अमेरिका में जब जाएगा तो अमेरिका उसके लिए अप्रवास होगा। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है और अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। अब देख लीजिए कुछ देश के नाम बताए, जैसे कि केन्या में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, उन देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे कि वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है, अन्य देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ठीक है, यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, शायद चित्र दिया है चित्र 6.5 विश्व जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग दरें। अब देख लीजिए यहाँ पे दरें दिखाए गए हैं कि जैसे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये देख लीजिए महासागर है, इसका छोड़ दो, कर्क रेखा हो गया दक्षिण। यहाँ पे देख लो ये प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर है। अति उच्च कहाँ पे हुआ है, उच्च कहाँ पे हुआ है, आदर्श कहाँ पे हुआ है, निम्न कहाँ पे हुआ है, और हास का मतलब देखो स्टूडेंट, मतलब बहुत ना के बराबर कह सकते हैं हुआ है। ठीक है, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, एक दादी हैं, शायद वो करें, मैं सेतु बनाता हूँ। ठीक है, सेतु कौन बनाता है, इंजीनियर बनाते हैं। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। ठीक है, गायक हैं। मैं घर की देखरेख करती हूँ, गृहिणी है। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के शोध करती हूँ। ठीक है, मैं किसान हूँ। सोचे, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा। देखिए मैं अभी फ़िलहाल में कह सकते हैं एक टीचर हूँ, टीचर के पदवी पे नियुक्त हूँ। और तो टीचर में बच्चों के लिए क्या हुआ, संसाधन हो गया।
दूसरा चीज़, मेरी अभी अभी कल ही के डेट में रिजल्ट मेरा आया हुआ है इंडियन नेवी में कैप्टन के पद पे। तो देखिए अभी फ़िलहाल में मैं क्या बनूंगा, अब कैप्टन के लिए चूज होऊंगा। तो मैं अब देश का संसाधन बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं देश का रक्षा करता हूँ। अभी फ़िलहाल में किसका संसाधन हूँ? बच्चों का संसाधन हूँ। उस स्कूल के लिए, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ वहाँ के लिए पर्सनली व्यक्तिगत हूँ। लेकिन अभी जब मैं भारत माँ के लिए बनकर जाऊँगा, भारत की सेवा करने के लिए जाऊँगा, तो वहाँ पर सभी लोगों का संसाधन हो जाऊँगा। भारत की संसाधन है। जनसंख्या संगठन, देखिए किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। देखो स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है? मतलब साफ साफ है। ये कहा हुआ है कि यदि आपकी जनसंख्या 140 करोड़ है, 150 करोड़ है, 110 करोड़ है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। अब एक चीज़ आप ही बताइए, जब सभी लोग, मान लीजिए हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो अभी हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है? क्योंकि सभी के पास रोजगार नहीं है, सभी के पास टेक्निक नहीं है, ठीक है, तो कह रहे हैं। और अगर मेरे पास सभी 140 लोग, जितने भी मतलब 140 करोड़ जनता कुछ ना कुछ काम में लग जाए, किसी न किसी संसाधन से लिप्त हो जाए, मतलब सभी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ने लगे, तो वो क्या होगा? क्या जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी? नहीं नहीं, इसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या है, एक दूसरे के संसाधन है। ठीक, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इस विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ पे भी आएगा नोट डाउन करने लायक बातें, वहाँ पे मैं स्टूडेंट आप लोग को बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करती है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिससे कि आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम लोग जनसंख्या पिरामिड देखते हैं, तो उससे ये हमें पता चलता है कि कोई स्त्री स्वस्थ है, कैसी है, उसकी आयु क्या है, मतलब वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार एक विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। देख लीजिए, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, चित्र 6.6 को देख लीजिए, एक जनसंख्या पिरामिड है। 0 से 4 देख लीजिए, ये आयु वर्ग वर्ष है। ठीक है, और इधर हमारा प्रतिशत दिया, जैसे 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 0। 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। जैसे नहीं होता है कि इंटीजर पूर्णांक पढ़े, एक लाइनअप होता है जिसमें कि 0 होता है, एक साइड में माइनस होता है, एक साइड में प्लस होता है, वही है। वह क्या है? ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या उनके आयु वर्ग में दर्शाए है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ? एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे पिरामिड दिखा है, चित्र 6.7 केन्या का पिरामिड। देखिए कई पिरामिड हुए, जैसे मतलब अलग अलग नामों से जाना गया। अब यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा केन्या का पिरामिड है में दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ठीक है, ऊपर का आकार वृद्धि लोगों 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों को की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है, और युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जा गया है। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का मायने ये रखता है कि जो हमारा आयु है वो भी एक निर्धारित है, काम करने की भी आयु निर्धारित है। देखिए आखिर सरकार हमें रिटायर क्यों करती है, रिटायरमेंट क्यों देती है रिटायर करने के बाद? क्योंकि वो भी समझ जाती है कि अभी इसके पास उतना शक्ति नहीं है कि काम कर सके, इसको रिटायर कर दिया जाए, नए लोगों को यहाँ पे भर दिया जाए। ठीक है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर ऊंचे हों, दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु 600 काल में ही हो जाती है। अब देखिए 600 काल क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 6.7 को देख सकते हैं। अब देखिए एक हमारा आता है भारत का पिरामिड। देखिए ये देशों के नाम है। ठीक है,
और पिरामिड का मतलब तो समझ ही गए होंगे, जो ये आरेख दिखा रहा है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है और क्षेत्र 6.8 में इस प्रकार की जनसंख्या में युवा 6% अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जापान का पिरामिड है, प्रतिशत दिया हुआ है और आयु वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखने लायक बातें नहीं है, जब लिखने वाली बातें आएंगी तो मैं बताऊंगा। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। ठीक है, आधार का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है नीचे वाला। देखिए जैसे कि घर होता है ना, घर का आधार क्या होता है? लेंटर, नीचे वाला लेंटर। ऊपर के लेंटर की बात नहीं की है। देखिए घर बनाने में 2 लेंटर का प्रयोग होता है, एक ऊपर वाला लेंटर होता है, एक नीचे वाला। जो बेस कहलाता है वो नीचे वाला लेंटर कहलाता है। ठीक है, अगर वही अच्छा नहीं बनेगा तो फिर हमारा घर टूट जाएगा, अच्छे से चल नहीं पाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षित किया जाना चाहिए। अब आते हैं, देखिए स्टूडेंट अभ्यास में आगे। अभ्यास का मतलब होता है एक्सरसाइज में आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट आप लोग से मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। यदि अच्छे से समझे हैं तो इस जो अभ्यास का क्वेश्चन है उसको आप लोग कॉपी में करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9801163593। इसमें मैं आप लोग का चेक करके इमोजी सेंड करता हूँ, तो करेक्ट है और गलत होगा तो मैं सुधार कर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी आवाज़ें अच्छे से क्लियर होगी, अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? अब देख लीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है? हमने बताया है, अब इसको आप लोग को लिखना है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किस देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करती है? ठीक है, दूसरा है सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी व्यवशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों के संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार में वितरित हैं? वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनमें कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म दर, मृत्यु और विवाह, जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखनीय निरूपण। जब किसी क्षेत्र का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, क्या वो है? बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप क्या है? देख लीजिए, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वरक, प्रकृति, चरम और घना। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वहाँ क्या करते हैं? बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत जलवायु, संसाधनों की आपूर्ति और जमीन आते हैं। क्रियाकलाप, जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। सांकेतिक शब्द है कि विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल। ठीक है स्टूडेंट, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेट की हमें कुछ महत्वपूर्ण स्रोतें दी हुई हैं। अब देखिए, आप लोग कहेंगे सर अधिक जानकारी क्या होती है, तो आप लोग को ये सब नहीं बताएंगे। अगर बताना भी होगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, माई लव यू डियर फ्रेंड्स।